तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया तो करोड़ों से ज्यादा की, लगभग 60 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई। जांच एजेंसी का शिकंजा कस चुका है। पार्थ चटर्जी की मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ सकती हैं। इसी साल मई में झारखंड कैडर की आईएएस अफसर पूजा सिंघल और उनके करीबियों के यहां पड़ी ईडी की रेड में 19 करोड़ से ज्यादा जब्त। इससे पहले फरवरी में नोएडा के पूर्व आईपीएस अधिकारी के घर के बेसमेंट में बने लॉकर से आयकर विभाग को 6 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। बीते साल दिसंबर में कानपुर और कन्नौज में एक कारोबारी के पड़े छापे में लगभग 200 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। ये कुछ घटनाएं हैं बताने के लिए कि बड़े पैमाने पर बड़े नोटों की जमाखोरी लगातार हो रही है। 8 नवंबर 2016 ये दिन आपको जरूर याद होगा। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। मकसद था काले धन पर लगाम लगाना। इसी को नोटबंदी कहा जाता है। इस नोटबंदी के मोटे तौर पर 2 मकसद बताए गए थे। पहला, जो बड़े नोट काले धन के तौर पर जमा हैं वो अमान्य हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरा, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा, लेन देन में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म होगा। भारत से पहले नाइजीरिया, घाना, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, नॉर्थ कोरिया और सोवियत संघ, रूस, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार जैसे देशों में भी आंशिक या पूरी तरीके से नोटबंदी लागू हो चुकी थी, जिसकी बड़ी वजह थी करप्शन और काला धन या कहिए ब्लैक मनी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत में लागू हुई नोटबंदी अपने मकसद को हासिल कर चुकी है? क्या वाकई नोटबंदी के चलते करप्शन और ब्लैक मनी में कमी आई है? और क्या वाकई डिजिटल पेमेंट बढ़ चुके हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि नोटबंदी के ऐलान के साथ ही देश में डिजिटल पेमेंट हर किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। डिजिटल पेमेंट के मोर्चे पर भारत ग्लोबल लीडर है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के मुताबिक साल 2020-21 में 5554 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, जबकि 2021-22 में 7422 करोड़, यानी एक ही साल में तकरीबन 33% का इजाफा। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म यूपीआई है। वहीं पूरी दुनिया की बात करें तो एसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 2021 में 118 अरब रियल टाइम ट्रांजैक्शन किए गए, जो बीते साल यानी 2020 की तुलना में 64.5% ज्यादा थे। इनमें से 52% पेमेंट सिर्फ मोबाइल वॉलेट से किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पूरी दुनिया में 46 अरब डॉलर की बचत हुई है। कुल मिलाकर रियल टाइम पेमेंट के मोर्चे पर भारत 2019 से ही दुनिया में पहले नंबर पर बना हुआ है, यानी नोटबंदी के बाद से। 2021 में दुनिया में जो कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए उनमें 41% से ज्यादा अकेले भारत में हुए। इस मोर्चे पर दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी देश चीन है। हालांकि टॉप 5 ग्रोइंग रियल टाइम पेमेंट मार्केट में भारत अभी भी ब्राजील और ओमान के बाद तीसरे नंबर पर है। इसका मतलब यह कि हम पहले नंबर पर तो हैं, लेकिन उसके साथ ही और ज्यादा तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, इस तरीके की संभावना है। कुल मिलाकर बदलते वक्त के साथ नोटबंदी के बाद से अब तक डिजिटल पेमेंट के मोर्चे पर भारत विश्व गुरु बन चुका है। लेकिन नोटबंदी लागू करने के पहले मकसद यानी ब्लैक मनी पर लगाम का जो सवाल है उसका जवाब अभी भी बाकी है। चाहे बंगाल के पार्थ या अर्पिता हों या फिर झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल, नोएडा में पूर्व आईपीएस अधिकारी के लॉकर्स हों या फिर कानपुर और कन्नौज के कारोबारी के यहाँ पड़े छापे, काले धन के ऐसे ढेरों मामले हैं जो नोटबंदी के मकसद पर सवाल खड़ा करते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल बड़े नोटों की जरूरत पर, खासकर 500 और 2000 के नोटों, जिनका हर रेड में ढेर नजर आता है। 2000 के नोट की बात करें तो उससे पहले आपको बता दें कि साल 1987 में भारत में 500 के नोट की शुरुआत की गई थी। साल 2000 में 1000 का नोट वजूद में आया था, जबकि नोटबंदी के ऐलान के साथ ही साल 2016 में 2000 के नोट की शुरुआत की गई। हालांकि 2000 के नोट की शुरुआत के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हुआ। साल 2017 में योग गुरु बाबा रामदेव ने 2000 के नोट को छापने को बंद करने की मांग की। पीआईएल मैन के नाम से मशहूर जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय साहब भी लगातार बड़े नोटों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। इस बीच रिजर्व बैंक ने बताया कि साल 2019 से भारत सरकार ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए। मकसद नोटों की काले धन के तौर पर जमाखोरी को रोकना। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में 2000 के 274 करोड़ नोट चलन में थे। नोटों की संख्या की बात हो रही है, जो कुल नोटों का लगभग 2.5% के आसपास था। मार्च 2021 में 2000 के 245 करोड़ नोट चलन में थे, जो टोटल नोटों का 2% रह गया, जबकि मार्च 2022 में यानी इसी साल 2000 के 214 करोड़ नोट बचे जो चलन में थे। ये कुल
नोटों का 1.6% था। यानी लगभग 2 साल में 2000 रुपए के करीब 60 करोड़ नोट चलन से बाहर हो गए। एक और रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 साल में 2000 के नोटों के चलन में 10% की कमी आ चुकी है। यह रकम इतनी है कि आप जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। सवाल है कि ये नोट किस किस की तिजोरी में जमा है, खासकर तब जबकि ज्यादातर बैंक ब्रांच और एटीएम में 2000 के नोट मिलने अब लगभग बंद हो चुके हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि मौजूदा दौर में ब्लैक मनी पर लगाम नहीं लग रही है। साल 2013-14 में ईडी ने 209 केस यानी लगभग 200 केस दर्ज किए थे, जबकि 2021-22 में 1180 केस। बीते 7 साल में करीब 5 गुना ज्यादा एक्शन दिखा है। इनकम टैक्स एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट, फेमा, पीएमएलए जैसे कानूनों में जमाखोरों को धरा जा रहा है। सत्ता संभालते ही ब्लैक मनी पर एसआईटी का गठन करना हो, जनधन योजना की शुरुआत हो, विदेशी काले धन से जुड़े कानून लागू करने हो, उसमें बदलाव करना हो, या फिर काले धन पर विदेशों से समझौते करने के साथ साथ इनकम डिक्लेरेशन स्कीम हो, या फिर बेनामी लेन देन पर लगाम लगाना। इसके साथ ही रियल एस्टेट में काले धन पर भी सख्ती करना हो। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है, कैबिनेट है, वो इन तमाम मोर्चों पर एक्टिव नजर आई है। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट बताती है कि स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा किया गया पैसा 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ देश में लगभग हर रेड में 2000 के नोटों का ढेर मिलना बता रहा है कि काले धन के असुर के खिलाफ मानो अभी भी काफी काम करने की जरूरत है। ऐसे में बड़े तबके को लगता है कि 2000 के नोट को लेकर कुछ बड़े ऐलान करना वक्त की जरूरत है। मसलन 100 से ज्यादा जो बड़े नोट हैं वो बंद कर दिए जाएं, प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, 5000 से ज्यादा की कैश लेन देन को बंद किया जाए, 50,000 से ज्यादा का जो हर लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया जाए, या फिर 2000 जैसे बड़े नोटों को अमान्य करने जैसा एक बार फिर कोई बड़ा ऐलान हो जैसा 2016 में हुआ। शायद तभी पार्थ चटर्जी जैसे नेता से लेकर पूजा सिंघल जैसी अधिकारी और कानपुर कन्नौज के तमाम कारोबारी जो रडार पर आए हैं, उनके काले धन का अंबार नहीं लग सकेगा। उम्मीद है जल्द कुछ कड़े फैसले लिए जाएं। लेकिन क्या वो फैसले होंगे और क्यों उनकी जरूरत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय साहब, जो लगातार बड़े नोटों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे, अपने तर्क के साथ, अपनी दलील के साथ। अश्विनी उपाध्याय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा, जरा सरल शब्दों में आप बताइए, हमने तो आंकड़े बताए दर्शकों को, 2000 के नोट क्यों बंद होने चाहिए? देखिए, जब ये 2000 की नोट आई थी उसी समय मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया था। हमारा ये कहना है कि 2016 में एक्चुअल में नोटबंदी हुई थी, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखें वो नोट बदली हो गया। नोटबंदी का मतलब नोट को बंद कर देना, यानी अगर 500 रुपये की नोटबंदी का मतलब 500 रुपये अब चलेगा ही नहीं, 1000 की नोटबंदी का मतलब 1000 की नोट चलेगी नहीं। दुर्भाग्यवश 2016 में 500 रुपये की पुरानी नोट बंद हुई, उसके लिए नई नोट शुरू हो गई, तो इसको नोट बंदी नहीं, इसको नोट बदली कहते हैं जी। 1000 की नोट बंद हुई, 2000 की चालू हुई, तो इसको नोट बंदी नहीं, इसको बल्कि नोट बदली कहते हैं। एक होता है डिमोनेटाइजेशन, एक होता है करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज को कहते हैं नोट बदली, बदलना, और डिमोनेटाइजेशन को कहते हैं नोट बंदी। तो 2016 को हम जनरली हम लोग कहते हैं नोटबंदी, नोटबंदी। प्रैक्टिकली वो नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली था, वो करेंसी एक्सचेंज था, न कि डिमोनेटाइजेशन था। विषय ये है कि पूरी दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, जिस देश में जितनी छोटी करेंसी है उतना वहां कम घूसखोरी है, कम दलाली है, कम भ्रष्टाचार है, कम हवाला है, कम काला धन है। उदाहरण के लिए पूरे यूरोप में मैक्सिमम करेंसी 100 है, पूरे अमेरिका में मैक्सिमम करेंसी $100 की है, उन्होंने 100 से ऊपर रखा ही नहीं। अब भारत में आज की रेट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इसका मतलब 80 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो आप जरा समझिए, 80 करोड़ लोग जिनको मुफ्त में राशन दिया जा रहा है वो पर डे 100 रुपए, पर डे 50 रुपए से कम खर्च करते हैं। ठीक है। टोटल इंडियंस 110 करोड़ ऐसे हैं जो पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। अब बचे 20%, जो 20% भारतीय पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बहुत तरीके हैं। तो सवाल यह है कि ये 500 और 2000 की नोट चल किसके ले रही है? अगर इसको बंद कर दिया जाए, अगर ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए तो 25% भ्रष्टाचार, 25% काला धन, 25% हवाला, 25% माओवाद, 25% नक्सलवाद, 25% खालिस्तानी
अलगाववाद, 25% धर्मांतरण, 25% जिहाद तत्काल खत्म हो जाएगा। आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस समय हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत आगे हैं, तो वास्तव में वो ईमानदार कर रहे हैं। जो ये भ्रष्ट लेखपाल हैं, भ्रष्ट कानून, जो भ्रष्ट लेखपाल हैं, भ्रष्ट कानून गो हैं, भ्रष्ट थानेदार हैं, भ्रष्ट तहसीलदार हैं, भ्रष्ट बड़े अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं और नेता हैं और मंत्री हैं और विधायक, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करते। लेकिन अश्विनी उपाध्याय साहब, दो सवाल मेरे और होंगे। 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन रोकना जरूरी। ठीक है अश्विनी उपाध्याय साहब, दो सवाल और हैं मेरे। पहला तो ये कि कारोबारी जगत के लोग, जो छोटे कारोबारी हैं, मझोले कारोबारी हैं, शायद उनकी भी आपत्ति हो सकती है कि देखिए साहब, इससे कारोबार में दिक्कत आ रही है, लेन देन में दिक्कत आ रही है। अभी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि 130 करोड़ भारतीयों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में पता हो और वो बड़ी लेन देन भी उस पर कर सके। जी बिल्कुल, आपका सही सवाल अनुराग जी। देखिए, इस समय 43 करोड़ जनधन खाता खुल चुका है, 43 करोड़ लोगों को रुपए कार्ड मिल चुका है। ऑलरेडी 8 करोड़ नॉर्मल खाता है, यानी 43 और 8 51 करोड़। तो भारत में 51 करोड़ लोग सीधे बैंक से जुड़े हुए हैं। परिवार कितने हैं? 30 करोड़। बैंक खाता कितना है? 51। यानी डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड मिला के 51 करोड़। यानी हर घर में कम से कम एक बैंक खाता, एक एटीएम, एक पेटीएम, एक डेबिट कार्ड या एक रुपए कार्ड तो है। अब सवाल यह है कि जब 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो बहुत महंगे सामान तो खरीदेंगे नहीं। वो आपका आईफोन और लैपटॉप और टैब और कार और बंगलो तो खरीदेंगे नहीं। वो तो अपने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करेंगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कैश लेन देन की सीमा 5000 रुपए कर दिया जाए कि भाई जिस सामान की एमआरपी 5000 है, 5000 रुपए तक आप कैश में खरीद सकते हैं, लेकिन जिसकी एमआरपी 5000 से ज्यादा है आपको कार्ड स्वैप करना क्या पड़ेगा। पहले ये फैसला लिया जाए या पहले फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई जाए? जितने साइबर फ्रॉड होते हैं, जितने ट्रांजैक्शन में फ्रॉड होते हैं, उनको लेकर एक मजबूत मैकेनिज्म बनाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर आप 5000 से ज्यादा पैसे का डिजिटली लेन देन करते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है, फ्रॉड नहीं होगा। आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये मेरे हाथ में एक मेरी पीआईएल है, ब्लैक मनी के ऊपर चल रही है। इसमें मैंने एग्जांपल दिया है। टर्की में एक व्यक्ति ने बैंक फ्रॉड किया था, उसको 335 साल सजा मिली है। आप जुडिशियल रिफॉर्म करिए, जो आदमी बैंक फ्रॉड करे उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके, अमेरिका में जैसे आजीवन कारावास होता है, टर्की में जैसे आजीवन कारावास होता है, मैक्सिको में जैसे आजीवन कारावास होता है, सिंगापुर में जैसे आजीवन कारावास होता है, आप बना दीजिए। कोई जरूरत नहीं करेगा किसी की चीटिंग करने का, किसी के एटीएम का डुप्लीकेट बनाने का या बैंकिंग फ्रॉड करने का। ठीक है, तो आप करें सख्त कानून भी बनाया जाए। हमारा तो कानून घटिया है, बैंकिंग फ्रॉड करते रहते हैं, कुछ सजा नहीं मिलती ना। हमारे यहाँ 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास नहीं। ठीक है, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास नहीं। डिजिटल लेन देन बढ़ाया जाए, उसके साथ साथ सख्त कानून भी बनाए जाएं कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो फिर जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा, उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा। आखिरी सवाल आपसे सर, आपके मुताबिक क्या वजह है कि जो फैसला आप चाहते हैं लिया जाए वो अब तक नहीं लिया जा रहा है? कौन सी बड़ी बाधाएं हैं, कौन सा बड़ा फैक्टर है जो रोक रहा है? देखिए, इस देश में माफिया बहुत पावरफुल है, चाहे वो एजुकेशन माफिया हो, चाहे हॉस्पिटल माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन माफिया हो, जितने भी ये बड़े पावरफुल माफिया है। तो माफिया कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनका इतना प्रेशर होता है कि उस पर मुझे लगता है कि सरकारों को दिक्कत आती है। इसलिए जब आम जनता इस चीज़ को समझेगी कि जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं सबकी फंडिंग हवाला से होती है, काला धन से होती है, और हवाला और काला धन बड़े नोट से चलता है। अभी आपने कलकत्ता में देखा, कलकत्ता में अगर जो 60 करोड़ रुपए मिला है, अगर वहां 100 की नोट होती तो कितना होता? 3 करोड़ होता। अगर वो 500 की नोट होती तो 15 करोड़ होता। चूंकि वो 2000 की नोट थी इसलिए सीधे 60 करोड़ हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोट जितनी छोटी होगी, हवाला उतना कम होगा, भ्रष्टाचार उतना कम होगा, घूसखोरी उतनी कम होगी, और खासतौर पे जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, चाहे वो नक्सलवाद है, चाहे वो माओवाद है, चाहे जिहाद है, चाहे वो धर्मांतरण है, या जितनी भी समस्या है, ये भी कम हो जाएंगी 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने से।
बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बड़े नोटों को बंद करना क्यों जरूरी है देश के लिहाज से, करप्शन के खिलाफ, देश की बेहतर अर्थव्यवस्था के लिहाज से। लेकिन जैसा आपने बताया कि साथ में 2 काम और करने होंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता को और ज्यादा बढ़ाना होगा, साथ ही साथ सख्त कानून, सख्त मैकेनिज्म भी बनाना होगा ताकि किसी तरीके का फ्रॉड ना हो सके। हमारे घर में, गांव कस्बों में जो लोग हैं उनके अंदर डर ना हो कि अगर वो डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं तो उनका पैसा कहीं फंस जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ फैक्ट फाइल्स विद अनुराग में आज के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं, किस मुद्दे पर हम आपके सामने पेश हों, आंकड़ों के साथ, मुद्दे के साथ? आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर आपको नीचे नजर आएगा। आज फैक्ट फाइल्स विद अनुराग में बस इतना ही। शुक्रिया।